तो छात्रों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि पिछला क्लास में जो है हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था। अगर आप पिछले क्लास में थे तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि क्या हमने 40 ऑब्जेक्टिव कर लिया था। तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ हमने कर लिया था। तो चलो भाई 40 के बाद अब 41 से चलते हैं। देखो भाई, मेरा जो टारगेट था वो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन पिछले क्लास में नहीं कर पाए थे। ठीक, 40 ही किए थे क्योंकि टाइम की कमी था। चलो आज 80 जो है 80 नंबर क्वेश्चन तक आपको बता ही देते हैं। ठीक, तो चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो पहले नंबर भाई बताओ कि तमिलनाडु में क्या अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य स्थित है। तो आंसर होगा नहीं। क्या केरल में स्थित है। तो हाँ भाई मेरे, केरल में अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेरे भाई, केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन। देखो मेरे भाई 42 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म होते हैं। किसमें जीवाश्म होते हैं, सॉरी भाई, निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं। तो मेरे भाई बताओ, क्या ग्रेफाइट में जीवाश्म होगा, नहीं होगा। लोहा में जीवाश्म होगा, नहीं होगा। अभ्रक में जीवाश्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, धातु हैं। तो सॉरी, एक अधातु तो दो कुछ अधातु धातु अधातु है। ठीक, लेकिन यहाँ देखो, ग्रेफाइट भी किससे बनता है मेरे भाई, फटाफट बताना था। ग्रेफाइट भी हमें जो है जीवाश्म से नहीं बनता है। लोहा भी जीवाश्म से नहीं बनता है और अभ्रक भी जीवाश्म से नहीं बनता है। लेकिन यहाँ जो है कि कोयला मेरे भाई जीवाश्म से बनता है, यानी कि जीवों के मरने के बाद जो उसका सड़ा गला पदार्थ है वो पेट्रोलियम बन के निकलता है। कुछ पेट्रोलियम तो कुछ जो है कोयला है। जैसे पेड़ पौधा एक जीवाश्म ही है। पेड़ पौधा जो है क्या हुआ, मिट्टी के अंदर दब गया, तो वहाँ पर जो क्या होता है कि ये कोयला बन करके हजारों सालों के बाद जो है कोयला बन के निकलता है। तो यहाँ पर मेरे भाई बताओ, कोयला क्या हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है। तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है मेरे भाई, फटाफट बता दो। तो देखो, तांबा खनन से जो है खेतरी जो स्थान है वो संबंधित है। खेतरी में तांबा का खनन होता है। क्या होता है, तांबा का खनन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी में पाया जाता है। नदी घाटी में, सॉरी भाई मेरे, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है। तो मेरे भाई गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर नदी घाटी में भी पाया जाता है, सोन नदी घाटी में भी पाया जाता है और गोदावरी नदी घाटी में भी पाया जाता है। यानी कि इन तीनों को मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है। तो मेरे भाई गन्ना नकदी फसल है, मूंगफली भी नकदी फसल है और रबर भी नकदी फसल है। नकदी फसल क्या है, जिसको हम बेच सकते हैं, बेच के रुपया कमा सकते हैं। तो यहाँ पर गन्ना, मूंगफली और रबर तीनों को बेच के हम रुपया कमा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई। भारत में, कहाँ पर मेरे भाई, भारत में। भारत में पहली चीनी मिल जो है वो ब्रिटिशियों के द्वारा, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा ब्रिटिश, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सो देखो, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है। आकस्मिक प्रबंधन का घटक इनमें से कौन है। तो देखो मेरे भाई, आकस्मिक प्रबंधन का घटक अगर माना जाए तो चूंकि ये आपदा प्रबंधन से है, तो देखो मेरे भाई आकस्मिक प्रबंधन का घटक जो है
वो स्थानीय प्रशासन भी होते हैं यानी कि गांव घर के लोग, ठीक। स्वयंसेवी संगठन भी होते हैं यानी कि जो जवान लड़के हैं वो अपना एक स्वयंसेवी संगठन बना लेते हैं। और स्थानीय लोग यानी कि जिस जगह पर आपदा आया वहाँ के लोग भी आकस्मिक प्रबंधन करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ये तीनों अगर है तो इन तीनों के साथ एक और ऑप्शन भी है इनमें सभी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलें। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है। क्या क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस सरोवर पर निर्मित है। तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो मेरे भाई वो नर्मदा नदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है मेरे भाई, नर्मदा नदी पर बना है। कौन सा सरोवर, तो सरदार सरोवर। और ये जो है आदमी के द्वारा यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए कृत्रिम जलाशय भी कहा गया है इसको, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो देखो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। तो मेरे भाई सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, ना कि बाढ़, भूस्खलन, सुनामी। ये जो है मानव जनित आपदा नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। तो सांप्रदायिक क्या दंगे क्या हो जाएगा, मानव जनित आपदा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भाई भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मेरे भाई, आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो मेरे भाई कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है, फटाफट से बताना था। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी बताना। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है वो 1854 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई, 1854 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सो देखो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई जो मेरे भाई वो क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड को जीटी रोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, जीटी रोड। तो जीटी रोड की लंबाई कितनी है मेरे भाई, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलो या फिर जीटी रोड बोलो, तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी। भारत में ग्रैंड रोड ट्रंक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2500 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2500 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। भारत में बिजली उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी अगर किसी की है तो किसकी हो जाएगी भाई मेरे, तापीय विद्युत की। किसकी है मेरे भाई, तापीय विद्युत की। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, फटाफट बता दो। तो पुराने जलोढ़ मृदा को जो है वो बांगर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, बांगर नाम से जाना जाता है। यानी कि बांगर किसको बोलेंगे, पुराने जलोढ़ मृदा को। किसको बोलेंगे मेरे भाई, पुराने जलोढ़ मृदा को। और फिर खादर किसको बोलेंगे, खादर खादर बोलेंगे हम मेरे भाई नए जलोढ़ मृदा को। किसको बोलेंगे, नए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा अपना लिख लेना, ठीक मेरे भाई। तो हमारे उम्मीद से आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पुराने जलोढ़ मृदा किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था।
भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना जो है वो घाटशिला में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था मेरे भाई? घाटशिला में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो भाई काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त हो जाएगी? तो लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा उपयुक्त हो जाएगी मेरे भाई? लेटेराइट मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। केंद्रीय उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध केंद्रीय उर्वरक जो है संयंत्र जो है ये बिहार में स्थित नहीं है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहाँ स्थित है मेरे भाई? झारखंड में स्थित है। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? तो प्रसिद्ध केंद्रीय उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मेरे भाई? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क जो है बाबा बुदन की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? बाबा बुदन की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? तो मेरे भाई भूक्षरण का कारण कौन सा है? फटाफट बता दें तो। क्या तीव्र वर्षा भूक्षरण कारण है? हाँ, भूक्षरण मतलब मृदा को खंडित करना, मृदा को काट देना। तो तेज से वर्षा होगा तो कहीं ना कहीं मृदा तो कटेगा, चाहे जैसे कटे। वनों की कटाई, देखो भाई वनों की कटाई होगी तो जरूर है नदी का बाढ़ आएगा, नदी से बाढ़ आएगा तो उस मृदा को बहा करके ले जाएगा। ठीक। खनन गतिविधियाँ क्या होती है? तो मिट्टी को खोद करके भी जो है इसका क्षरण किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुरता में पाया जाता है? मोनाजाइट क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई? मोनाजाइट। तो मोनाजाइट जो है वो केरल में प्रचुरता में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? प्रचुरता में, यानी कि अधिक मात्रा में केरल में। कौन सा पदार्थ? तो मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? भारत में देखो भाई मेरे सबसे पहले ज़्यादा जगह पर फैला हुआ है तो मैदान, उसके बाद पठार, उसके बाद पर्वत है। यानी कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है? तो मैदान। कौन सी आकृति है? मैदान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। किसका संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील मेरे भाई बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः जो है भारत के सुंदरबन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? भारत के सुंदरबन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज के उद्योग को जननी माना गया है? किस खनिज के उद्योग को जननी माना गया है? बताओ। उद्योगों की जननी किसे माना जाता है? लौह अयस्क को किसे माना जाता है मेरे भाई? लौह अयस्क को माना जाता है ना। तो उद्योगों की जननी किसे माना जाता है? लौह अयस्क को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर यानी कि ईस्टर्न रेलवे, ER। ठीक। जैसे ACR होता है तो ACR यानी कि पूर्वोत्तर केंद्रीय रेलवे, तो ये हो जाएगा कहाँ पर मेरे भाई? पूर्वोत्तर केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। लेकिन ER यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि ER ईस्टर्न रेलवे। ठीक। तो इसका मुख्यालय गोरखपुर में। कहाँ है मेरे भाई? गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, फटाफट से बताना दो। बिहार के रोहतास जिला जो है वहाँ पर नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या करें सो समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है। पंचायत समिति हो या फिर मुखिया हो, सरपंच हो, पूरे भारत में कोई भी पद हो, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है मेरे भाई? 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है। नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है, फटाफट बताना तो मेरे भाई 74वें संविधान संशोधन से किसका संबंध है मेरे भाई? नगर निकायों का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संवर्धित सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है। तो मेरे भाई संवर्धित सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? संवर्धित सूची पर जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलें। अगला नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। ग्राम पंचायत में जो है इन चारों में से किनके लिए आरक्षण मतलब किनके लिए स्थान आरक्षित है, किनके लिए जो है सीट आरक्षित है। ठीक, ग्राम पंचायत में पूछ रहा है। तो मेरे भाई ग्राम पंचायत में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट आरक्षित है, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और महिला के लिए आरक्षित है, यानी कि इनमें से सभी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो मेरे भाई केरल केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तेलंगाना नहीं है, मणिपुर नहीं है, तीनों राज्य है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, फिर इससे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है मेरे भाई? पंचायत समिति का प्रधान जो है वो प्रमुख होता है। कौन होता है मेरे भाई? प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2005 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 2005 ईस्वी में या फिर 2006 ईस्वी में? सो पहले बताओ मेरे भाई, 2005 ईस्वी में या फिर 2006 ईस्वी में? नहीं, 2006 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है सो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है मेरे भाई? फटाफट से बताना दो। 50,000 जनसंख्या जब किसी क्षेत्र में रहेगा तो वहाँ पर जिला परिषद का गठन होगा। किसकी गठन होगा मेरे भाई? जिला परिषद का। 50,000 की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है मेरे भाई? नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी जो है नगर आयुक्त होता है। कौन होता है? नगर आयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाई? राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था। बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था मेरे भाई? फटाफट से बताना दो। बम्बई राज्य का विभाजन कर जो है गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन किया था। किसका किसका? गुजरात और महाराष्ट्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। क्या है क्वेश्चन मेरे भाई? यूरोपीय संघ का मुख्यालय
कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? ब्रसल्स में। कहाँ है? ब्रसल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया। थोड़ा सा मेरा जो है आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन यानी कि घंटे के निशान को, ठीक है मेरे भाई। तो आप मेरा इतना हेल्प जरूर कीजिए मेरे भाई। आपके लिए हम तत्पर रहेंगे, आपके लिए हर समय आपके लिए हाजिर रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार करेंगे। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।